हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आबिद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कोर्ट, डॉक्यूमेंट और रेलिवेंट। इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। क्या है कोर्ट, क्या है, किसे हम कोर्ट कहेंगे, और डॉक्यूमेंट क्या है। क्या सिर्फ हमने कागज़ पे कुछ लिख दिया या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ को ही हम डॉक्यूमेंट कहेंगे, या इससे और भी बड़ा कोई डॉक्यूमेंट की मीनिंग है यहाँ पे। और रेलिवेंट क्या होगा, इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कोर्ट इंक्लूड्स all judges and magistrates and all persons legally authorized to take evidence। यानी कि क्या कह रहा है कि all judges, जितने भी जजेस हैं, all magistrates हैं, और all persons जो लीगली ऑथोराइज्ड हैं टू टेक एविडेंस लेने के लिए, जो लीगली ऑथोराइज है, जिनके पास अथॉरिटी है कि वो एविडेंस ले सके, उनको कोर्ट कहा गया। इनकी कोर्ट, अगर जहाँ वो प्रोसीडिंग ले रहे हैं, जहाँ वो एविडेंस ले रहे हैं, जहाँ पे वो उस काम को करने के लिए लीगली ऑथोराइज है, वो कोर्ट है। तो एक जज जो है वो एविडेंस लेने के लिए ऑथोराइज है, मजिस्ट्रेट लीगली ऑथोराइज एविडेंस लेने के लिए। ठीक, सपोज करो कि किसी जज ने किसी पर्सन को ऑथोराइज किया है एविडेंस लेने के लिए, तो अब यहाँ पे वो भी क्या हो गया, वो भी क्या है, लीगली ऑथोराइज हो गया टेक एविडेंस। वो भी एविडेंस ले सकता है, जहाँ पे वो एविडेंस ले रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कोर्ट कहेंगे। एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर को यहाँ से जो भी आर्बिट्रेटर की कोर्ट होगी, आर्बिट्रेटर जहाँ प्रोसीडिंग होती है ये आर्बिट्रेटर मैटर्स की, वहाँ पे क्या है, उसे हम कोर्ट नहीं कहेंगे, वो कोर्ट नहीं होगी। दो ही इज लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस, भले वो क्या है, लीगली अथोराइज एविडेंस लेने के लिए, वो एविडेंस लेने के लिए लीगली अथोराइज है, वो एविडेंस ले सकता है, लेकिन उस जहाँ वो प्रोसीडिंग चल रही है उसको हम कोर्ट नहीं कहेंगे, वो कोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट, देखो जनरली हम क्या मानेंगे, डॉक्यूमेंट क्या है। जनरली अगर हमने कुछ एक कागज़ पर लिख दिया तो हम कहेंगे ये डॉक्यूमेंट है, या हमारे कोई इंपॉर्टेंट ऐसे डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ें ले लो, अपने स्कूल के सर्टिफिकेट वगैरह ले लो, ये हम बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट है। हम इन्हीं को डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखते हैं और बाकी चीज़ों को जान। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डॉक्यूमेंट है इसकी मीनिंग क्या है, बिल्कुल वर्ड मीनिंग है डॉक्यूमेंट की। और डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे कि कुछ भी, यानी कि आप किसी कागज़ पे लिखते हो, किसी पत्थर पे लिखते हो, आप किसी कोई कहीं वॉल पे कुछ लिखा हुआ है, किसी पेड़ पे कुछ लिखते हो, ये सब डॉक्यूमेंट है। अगर वो रीडेबल है तो वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में होगा, वो डॉक्यूमेंट होगा। चाहे उसको आप आज यूज़ करने के लिए कर रहे हो या कभी और फ्यूचर में यूज़ करने के लिए लिख रहे हो, लेकिन वो क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट होगा। पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस पे, किसी मैटर को हमने क्या किया, हमने उसको डिस्क्राइब किया या एक्सप्रेस किया है बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क। कैसे भी, चाहे हम उसको लेटर के थ्रू कर रहे हैं, फिगर के थ्रू कर रहे हैं, या कोई मार्क देख कर रहे हैं, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, इनसे भी कुछ और, जैसे ठीक है, हम इसके अलावा कुछ और भी कर रहे हैं। जैसे इंटेंट टू बी यूज़, हमारा इंटेंट क्या है उसके पीछे, इंटेंट टू बी यूज़, किसको हमें या उसको हमने वो यूज़ किया जाता है, जो भी हम लिख रहे हैं उसको हम यूज़ करेंगे, कर रहे हैं, या फिर उसका उपयोग हम, मतलब उसका जो यूज़ है उसका हम आगे का भी यूज़ कर सकते हैं, विच मे बी यूज, हम इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए। तो जो भी सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं किसी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए, चाहे वो सब्सटेंस हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई कागज़ से लेके कोई स्टोन, कोई कुछ भी, है ना। तो जिस पर हम लिख रहे हैं उस चीज़, उस रिकॉर्ड को लिख रहे हैं अपने यूज़ के लिए, वो क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट होगा। ओके, इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, आपने कुछ लिखा वो एक डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट। वर्ड कुछ प्रिंट किए हैं वो डॉक्यूमेंट है। लिथोग्राफ वो डॉक्यूमेंट, लिथोग्राफ का मतलब जैसे कि पत्थर पे कुछ लिख देते हैं उसे हम लिथोग्राफ्ट कहते हैं, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट होगा। फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ भी क्या होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स होंगे। इंस्क्रिप्शंस ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, कुछ भी इंस्क्रिप्ट किया हुआ है मेटल प्लेट पे, जैसे कि नेम प्लेट्स होती है घर के बाहर, इन पे हम कुछ जो लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है। जैसे कि स्टोन पे कुछ लिख दिया वो डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कार्टून में कुछ लिखा है वो भी डॉक्यूमेंट होगा। तो डॉक्यूमेंट का क्या है, डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डायरी वही आपका कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, या कोई किसी का बिल बनाया है इंपॉर्टेंट वही डॉक्यूमेंट है, नहीं। डॉक्यूमेंट यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी सब्सटेंस अगर आप कुछ लिखते हैं, वो आपका किसी उसको, और वो रीडेबल है, वो किसी उसका कोई यूज़ है आगे, है ना, जिस आपने उसको किसी पर्पज़ से लिखा हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट होगा। ठीक, स्टीफन डिफाइन अ डॉक्यूमेंट एज
any substance having any matter expressed or described upon it by marks capable of being read। स्टीफन कहते हैं कि अगर कोई भी किसी भी सब्सटेंस पे कोई मैटर को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया और डिस्क्राइब कर दिया अपॉन इट बाय मार्क्स, चाहे वो मार्क्स के थ्रू है, बाय मार्क केपेबल ऑफ बीइंग, वो केपेबल होना चाहिए रीड। अगर वो केपेबल है रीड के, उसे हम पढ़ सकते हैं, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट होगा। ठीक, तो कोई भी चीज़ें पे हमने सपोज एक कहीं स्टोन पे कुछ लिख दिया, उससे कुछ लिख दिया और उसे रख दिया कहीं, तो वो और वो केपेबल ऑफ रीड है, तो हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक, सो स्पीकिंग जनरली इट मीन्स एनीथिंग। अगर हम जनरली देखें तो क्या मतलब निकल रहा है कि कुछ भी, एनीथिंग और मैटर विच कंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड, या वो जो मैटर कंटेन कर सकते हैं परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अ रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू का। जैसे देखो, या तो कुछ भी हम डॉक्यूमेंट मान रहे हैं, या फिर क्या है कि जैसे देखो कि अगर हमने कहीं पे कुछ लिख दिया है, ठीक है, परमानेंट को रिकॉर्ड कर दिया है, वो रेलिवेंट फैक्ट और इफेक्ट, उस रेलिवेंट फैक्ट को या फैक्ट एंड इशू को, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते रेलिवेंट डिस्कस करते हैं। रेलिवेंट क्या है? वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर्स when the one is connected with the others in any of the ways referred to in the provision of this act relating to the relevancy of facts। क्या कहा जा रहा है? कहा है कि रेलिवेंट क्या मतलब है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट, एक फैक्ट को हम रेलिवेंट कब कहेंगे, कब हम एक फैक्ट को रेलिवेंट मानेंगे टू दी दूसरे का, एक फैक्ट को हम दूसरे का रेलिवेंट कब मानेंगे, जब वो उसके साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्ट है, इसका मतलब वो रेलिवेंट है। एग्जाम्पल से ले समझते हैं। देखो, इंसिडेंट होता है, ठीक है, सपोज करो मर्डर कॉज हुआ, मर्डर होने से पहले जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसके बाद जो एक्टिविटीज़ हुई है, मेन क्या एक्ट हुआ है, यहाँ पे मर्डर हुआ है, मेन एक्ट होना है मर्डर, लेकिन उसके बाद उसके पहले जो भी हुआ है ना, वो रेलिवेंट फैक्ट होगा उस मेन फैक्ट एंड इशू का। यानी कि फैक्ट क्या है, मर्डर कॉज हुआ है, अब इस मर्डर से पहले बंदे ने प्रिपरेशन की होगी, नाइफ खरीदना, ये सब कुछ, और बाद में क्या है कि मर्डर करने के जस्ट बाद उसे रनिंग करते हुए देखा गया है वहाँ से, या उसके पास कोई ऐसा उसके क्लॉथ पे क्या था, ब्लड स्टेन था, या उसके हाथ में कोई ऐसा नाइफ था जिसपे कि ब्लड स्टेन था उस पर। तो ये सारी चीज़ें क्या हो, उस फैक्ट के होने के जस्ट बाद जो हुआ उस फैक्ट से कनेक्टेड है, ये है ना, तो ये हमारा रेलिवेंट फैक्ट होंगे। तो जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है, वो उसका रेलिवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कैसे वो रेलिवेंट होगा, जिससे हमें आगे के प्रोविजंस देखने हैं। आगे के प्रोविजन रेफर किया गया बाय वेज रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ जो रेलिवेंसी से रिलेटिंग यहाँ जो भी प्रोविजन दिए गए उसके अनुसार उनको आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। यानी कि हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 to 55 पे हमें क्या पढ़ना है, पूरा रेलिवेंसी से लेके चैप्टर 2 पूरा रेलिवेंसी के ऊपर बात करता है। तो यहाँ पे हर तरह से रेलिवेंसी की बात की गई है। तो कैसे इन सारे प्रोविजन में आके वो अगर किसी भी प्रोविजंस में आता है वो 5 to 55, तो हमारा रेलिवेंट होगा। वो जो भी बात है वो उस इंसिडेंट से पहले की वो बात की, अगर वो इन सारे जो 5 to 55 में कवर हो रही है तो हमारा रेलिवेंट होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो फैक्ट्स लॉजिकली कनेक्टेड विद द फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट अगर लॉजिकली कनेक्टेड है फैक्ट एंड इशू के साथ 5 to 16 में हम पढ़ेंगे। तो देखो 5 to 55 में पूरा रेलिवेंसी का चैप्टर है, इसमें पूरा हर फैक्ट किस तरह से एक जो फैक्ट होता है वो मेन फैक्ट से कनेक्टेड हो सकता है, यहाँ पे हम ये जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो लॉजिकली कनेक्शन है, लॉजिकली एक फैक्ट जो लॉजिकली कनेक्टेड है विद फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू का मतलब वो मेन तथ्य जिसपे वो केस चलेगा, मेन तथ्य, मेन इंसिडेंट, उसे हमारा फैक्ट एंड इशू है। तो वो कैसे लॉजिकली कनेक्ट होगा, ये हम 5 to 16 में देखेंगे। ठीक है, ये रेलिवेंट होगा। एडमिशन एंड कन्फेशंस, ये रेलिवेंट है। स्टेटमेंट बाय वन नॉन विटनेसेस, स्टेटमेंट्स अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस 34 to 37, जजमेंट इन अदर केसेस 40 to 45, ओपिनियन ऑफ अ थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के ओपिनियन जो भी उसका कहना है वो रेलिवेंट होगा। एविडेंस एज अ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर की एविडेंस होगी वो रेलिवेंट होगी। तो ये सारी जो हम पढ़ेंगे सारे प्रोविजंस, अगर हमारा कोई भी फैक्ट जो है, कोई भी तथ्य जो है इस प्रोविजंस में कॉल कर रहा है, तो वो मेन जो इंसिडेंट हुआ है ना उसका वो रेलिवेंट होगा। यानी कि उससे अगर कनेक्शन है उसका, रेलिवेंसी का मतलब जस्ट इतना है कि अगर आपका कोई भी जो एक्ट है वो अगर उस मेन एक्ट से कनेक्टेड है तो रेलिवेंट माना जाएगा। जो अभी जो आपका एक्ट हुआ है वो रेलिवेंट माना जाएगा अगर वो मेन एक्ट से कनेक्टेड है तो। ठीक,
दिस सेक्शन डज नॉट डिफाइन द टर्म्स रेलिवेंट, यहाँ पर रेलिवेंट को डिफाइन नहीं किया गया, रादर इट सिंपली इंडिकेट्स व्हेन वन फैक्ट बिकम्स रेलिवेंट टू अनदर। कैसे एक फैक्ट रेलिवेंट बनेगा, अगर वो 5 to 55 में कॉल कर रहा है, किसी भी प्रोविजन में आ रहा है इसके, तो वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। और किसी भी प्रोविजन में कैसे आएगा, इस किसी भी प्रोविजन में आने के लिए उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर ए ने मर्डर किया है तो जस्ट मर्डर के बाद वहाँ से रनिंग करते हुए दिखाई दिया, उसको वहाँ से रन करना एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। मेन इशू को प्रूफ करने के लिए रेलिवेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो रेलिवेंट फैक्ट है। उसके पास नाइफ था, ब्लड स्टेन नाइफ था, वो रेलिवेंट फैक्ट हो गया। उसके जो क्लॉथ थे उस पर ब्लड लगा था, वो रेलिवेंट हो गया। ये सारी जो चीज़ फैक्ट उस मतलब जस्ट उस इंसिडेंट से जुड़ी हुई हैं, वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। नॉर्मली फैक्ट्स रेलिवेंट टू एन इशू आर दोज फैक्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर प्रूफ और डिसप्रूव ऑफ द फैक्ट्स इशू। क्या होता है, जो फैक्ट्स हैं, जो रेलिवेंट फैक्ट हैं और इनको प्रूफ करना डिसप्रूव करना क्या होगा, ज़रूरी होगा। बिल्कुल, अगर जैसे हम बता रहे हैं कि अगर ये वहाँ से रन करते हुए गया है तो ये उसको प्रूफ करना ज़रूरी होगा। मेन फैक्ट के लिए इनको प्रूफ करना ज़रूरी होगा, यानी कि फैक्ट्स इशू का मतलब वो मेन जिस पर हमारा विवाद चल रहा है उसको प्रूफ करने के लिए ज़रूरी होगा, फैक्ट्स इशू को रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करना। Thus relevant facts or evidentiary facts or factum provens are those facts। देखो, चाहे वो हम evidentiary fact हो, factum provens हो या relevant fact हो, are those which have a certain degree of probative force। इनके पास क्या होती है, अपने आप में इतने मतलब संभावित होते हैं, इनके पास probative force होती है कि किसके लिए, इतने ये मतलब पावरफुल होते हैं ये फैक्ट्स, उनको हम कह सकते हैं इतने पावरफुल होते हैं कि ये ज़रूरी होते हैं रेलेवेंट फैक्ट को, मेन फैक्ट को प्रूव करने के लिए, जो हमारा मेन तथ्य है उसको प्रूव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो रेलेवेंट फैक्ट हो या एविडेंसरी फैक्ट हो या फैक्टम प्रोवेंस हो, आर दोज विच हैव सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोबेटिव फोर्स। उनके पास सर्टेन डिग्री, लेकिन उनके पास निश्चित क्या होता है, एक अपने आप में ये इंपॉर्टेंट, अपने आप में ये संभावित वाला होते हैं, प्रोबेटिव फोर्स होता है इनके अंदर, खुद से ये मतलब खुद ही इतने पावरफुल होते हैं। रेलिवेंट फैक्ट्स आर नॉट देमसेल्फ इन इशू, कि रेलिवेंट फैक्ट जो है वो अपने आप में इशू में नहीं है, क्योंकि इशू में ये थोड़ी है कि ये थोड़ी बोला गया है वहाँ पे कि मतलब यहाँ से कौन रन हो रहा था, मर्डर करने के बाद कौन भागा, ये थोड़ी था इशू में, ये नहीं है ना। तो यहाँ पे कि रेलिवेंट फैक्ट जो अपने आप में इशू में नहीं है, बट आर फाउंडेशंस ऑफ इन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग दैम। लेकिन क्या है, ये मेन इशू के साथ, जो मेन इशू है उसको उसके लिए क्या होता है, ये मतलब इन्फ्रेंस वो करते हैं, उसके रिगार्डिंग इन्फ्रेंस होता है। हम क्या करते हैं, एक नतीजे पे पहुँचते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, है ना। तो ये हमें जैसे क्या कराते हैं कि जैसे कि अगर रेलिवेंट फैक्ट को हमने प्रूफ कर दिया तो मेन फैक्ट का पहुँचना ईजी हो जाता है, मेन फैक्ट जो है उस तक पहुँचना ईजी हो जाता है, उसको प्रूफ करना ईजी हो जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं उसका। व्हेन ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी, है ना, मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि ए ने सपोज करो कि मर्डर कॉज किया है बी का, तो रेलिवेंट फैक्ट अब इसमें रेलिवेंट फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ए हैड अ मोटिव एंड अपॉर्चुनिटी टू किल बी, क्या ए के पास मोटिव था, मोटिव और अपॉर्चुनिटी थी बिल को किल करने की, ये रेलिवेंट फैक्ट होगा, इसको प्रूफ करना ज़रूरी होगा। मतलब क्या इसका उद्देश्य क्या था इसे मारने के पीछे, और कौन सी अपॉर्चुनिटी, क्या उस समय क्या कैसे इसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इसने इसको किल किया है, तो ये ज़रूरी होगा प्रूफ करना, ये रेलिवेंट फैक्ट है। He had made up preparations by buying a knife etc। इसने क्या जो भी इसने प्रिपरेशन किया उससे पहले, वो रेलिवेंट फैक्ट होगा, उसको प्रूफ करना जरूरी होगा। क्या इसने कहीं से नाइफ खरीदा या कहीं से पॉइजन खरीदा, या क्या इसने पहले प्रिपरेशन किए होंगे, वो भी रेलिवेंट फैक्ट होगा। आफ्टर द मर्डर ही वॉज सीन रनिंग विद अ ब्लड स्टेन्ड नाइफ इन हिज हैंड। जस्ट मर्डर के बाद वहाँ से भागता, किसी ने उसको भागते हुए देखा, उसके हाथ में क्या था, एक नाइफ भी था, ब्लड स्टेन नाइफ, जो उसको लेके भाग रहा था, किसी कहीं फेंक देगा, तो उसके हाथ में वो नाइफ भी था। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रेलिवेंट फैक्ट है, उस मेन तथ्य को प्रूफ करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि क्या कोर्ट होती है, क्या डॉक्यूमेंट है, और क्या हमारा रेलिवेंट फैक्ट है। रेलिवेंट फैक्ट क्या है कि जो भी फैक्ट किसी चीज़ से कनेक्टेड है, ठीक है, मेन इंसिडेंट हुआ, अब उस मेन इंसिडेंट है जो चीज़ें उससे कनेक्टेड है वो हमारा रेलिवेंट होगा और वो प्रूफ करना ज़रूरी होगा। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।